कानून शहादत ऑर्डर का चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के हवाले से हैं कि ऐसे फैक्ट्स हैं जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में रेलेवेंट हो जाते हैं। ये जो रेलिवेंसी का चैप्टर है आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 69 तक है, ठीक है। उनमें से हम एक ओपिनियन या कह लें एक फैक्ट पढ़ने लगे हैं जो कि रेलेवेंट हो जाती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ओपिनियन की बेस पे किसी फैसले का डिसीजन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात अदालत को एक ओपिनियन बनाने के लिए या किसी चीज़ पर रिलाय करने के लिए एक एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है या किसी ऐसे बंदे की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसके हवाले से डिस्टिंक्ट नॉलेज रखता हो, मुख्तलिफ राय रखता हो या जो वाकिफ़ हो उस बात के हवाले से, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है, ओपिनियन रेलेवेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म में भी करवाया है कि एक्सपर्ट ओपिनियन से क्या मुराद है, या जहाँ पर थर्ड पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाती है। इस क्वेश्चन का आगाज़ होता है आर्टिकल 59 से, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट or as to identity of handwriting or finger impression, the opinion upon that point of person specially skilled in such foreign law, science or art or in question as to identity of handwriting or finger impression are relevant facts, such persons are called experts। जब अदालत को किसी फॉरेन लॉ से मुतल्लिक, साइंस से मुतल्लिक, आर्ट से मुतल्लिक, हैंड राइटिंग की आइडेंटिटी या फिंगर इम्प्रेशन की आइडेंटिटी के हवाले से ओपिनियन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे लोग जो इनमें स्पेशली स्किल्ड होते हैं वो एक्सपर्ट कहलाते हैं और उनकी ओपिनियन क्या कहलाएगी, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिकल 60 हम देखते हैं। आर्टिकल 60, फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट with the opinions of experts when such opinion are relevant। देखो ऐसे फैक्ट्स जो एक्सपर्ट की ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं या उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ओपिनियन के हवाले से वो जो फैक्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 61 पे आ जाएं जो कि हैंड राइटिंग के हवाले से ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 61 कहता है कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट, when the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or it was not written or signed by that person is relevant fact। जब अदालत को इस हवाले से ओपिनियन फॉर्म करनी होती है कि ये जो फलाना डॉक्यूमेंट है उस बंदे ने लिखा है या उसके सिग्नेचर है, तो जो बंदा उसकी हैंड राइटिंग से वाकिफ़ होता है ना, उसकी जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाती है, ठीक है। अब आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है कि अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग का क्या मतलब है। एक्वेंटेड का मतलब होता है वाकफियत होना, कि जब कहा जाता है कि एक बंदा दूसरे बंदे की हैंड राइटिंग के हवाले से वाकिफ़ है, तो इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। A person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write or when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। जब हम ये बात कहते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे की हैंड राइटिंग के हवाले से वाकिफ़ है, तो या तो फिर ये हो सकता है कि उसने उसे लिखते हुए देखा है या उसने वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं जो इन आंसर उसने लिखे थे, या हैबिचुअली वो उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करता रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा उसकी हैंड राइटिंग के हवाले से वाकिफ़ है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर काइंडली क्लियर का मैसेज कर दें, जिसको क्लियर नहीं है सिर्फ वो बोलेगा। सारा आपको क्लियर है जी? हुसनैन, आपको कोई सवाल है? नो मैम। अच्छा, सायरा आपको क्लियर है? जी जी अवैस, क्लियर। आपका कोई सवाल? ठीक हो गया जी। आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, ये आपने आर्टिकल 59 से लेके आर्टिकल 61 जो पढ़ा है ना, सॉरी, आर्टिकल 59 से लेके आर्टिकल 60 तक स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स के हवाले से है, और आर्टिकल 61 से ऑनवर्ड्स आप पढ़ रहे हैं कि कोई भी बंदा इसमें शामिल हो सकता है थर्ड पर्सन में से, तो वो 61 से ऑनवर्ड्स है। अब हम पढ़ने लगे हैं 62। 62 क्या कहता है कि ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंट
of right or custom when relevant. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion as to the existence of such custom or right or person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. अच्छा, जब अदालत को इस हवाले से ओपिनियन बनानी होती है कि कोई जनरल कस्टम राइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जो बंदा उसके हवाले से आगा है, उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से, रस्म रवाज के हवाले से, तो उसकी ओपिनियन क्या हो जाएगी, रेलेवेंट कंसिडर की जाएगी। अच्छा जी, अब इधर एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल हुआ है, द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। जब हम जनरल कस्टम की बात करते हैं ना, तो ये एक मखसूस क्लास के रस्म रवाज के हवाले से बात करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम 63 देखते हैं। 63 ओपिनियन एज टू यूजेजेस, टेनेंट्स एक्सेट्रा व्हेन रेलेवेंट। टेनेंट्स का मतलब होता है मामूलाते ज़िंदगी, डेली रूटीन जो होती है। अच्छा, when the court has to form an opinion as to the usages and tenets of any body of man or family, the constitution and government of any religious or charitable foundation, or the meaning of words or terms used in particular district or by particular classes of people, the opinion of persons having special means of knowledge thereon are relevant facts. अच्छा, जब अदालत को इस हवाले से ओपिनियन फॉर्म करनी होती है कि कोई फैमिली है या ग्रुप ऑफ मैन है जिनके ये डेली रूटीन है, ये प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, या फिर कोई अदारा है, चाहे वो मजहबी है या चैरिटेबल पर्पस पे काम कर रहा है, उसकी तश्कील कैसे हुई है और उसको चला कैसे जा रहा है, ठीक है, या किसी इलाके के या मखसूस लोग हैं, वहाँ पर किस तरह की बोलचाल इस्तेमाल करते हैं, कैसे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, तो इनके हवाले से जिसकी कोई स्पेशल नॉलेज होती है या ज़राए होते हैं, तो उसकी ओपिनियन क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कंसिडर की जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 64 पे आते हैं। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on the subject is relevant fact। अच्छा, जब अदालत को इस सिलसिले में ओपिनियन फॉर्म करनी होती है कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हो सकता है कि वो फैमिली मेम्बर है इस वजह से जानता है, या इसके पास स्पेशल मीन्स है कि जिसके वजह से उसको ये नॉलेज है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो फिर जो उसकी ओपिनियन होगी ना या जो नॉलेज होगा उसे हम रेलिवेंट फैक्ट कंसिडर करेंगे। अब आगे एक सेक्शन का जिक्र है कि प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज in proceeding under the Divorce Act 1869 or in prosecution under section 494 और 495 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। जब दो पार्टीज़ के दरमियान डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं या जहाँ पर विक्टिमाइज हुआ होता है एक स्पाउस, तो उस सूरत में ये होता है कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता ओपिनियन बता देना, उसको साबित भी करना होता है, तो ये सफिशेंट वहाँ पर रिगार्ड नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है 65 grounds of opinion when relevant, whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant। जब एक जो जीता बंदा है, जो जी रहा है, उसकी जो ओपिनियन जहाँ पर रेलिवेंट होगी, तो जिन ग्राउंड्स की बना पर वो ओपिनियन फॉर्म उसने की हुई है, तो वो रेलिवेंट कंसिडर की जाएगी। ठीक हो गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? काइंडली क्लियर का मैसेज कर दें। अच्छा, जो मैं आज आर्टिकल्स पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इधर रिकॉर्डिंग में भी छोड़ दूँगी, इनका मैंने कल टेस्ट भी लेना है, तो ये साथ साथ आर्टिकल्स करने हैं। आज से आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो मैं आर्टिकल्स करवा रही हूँ साथ साथ आपने इसको कवर करना है, ताकि मैं शॉर्ट टेस्ट लेते रहूँ और इस तरह से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अभी तक हमने ये एक्सपर्ट ओपिनियन के हवाले से पढ़ा था, या फिर आप कह सकते हैं कि व्हेन द ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन कैन बी रेलेवेंट। तो आर्टिकल 59 से लेके ये आर्टिकल 65 तक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे ये फॉर्म करता है। इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीयू में आता है कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होती है। तो हम इसमें, हाँ जी, क्या हुआ? ये कौन बोला? जी, साइमा आ गई है। अच्छा जी, साइमा आप काइंडली इधर से जो मैं पढ़ा रही है ना उस पर
गौर करें, बाकी मैं फिर आपको दोबारा रिकॉल करती हूँ कि हम क्या पीछे पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं कि करेक्टर कब रेलिवेंट रिगार्ड की जाती है। तो करेक्टर क्या होता है? करेक्टर आपकी रिप्यूट होता है कि लोगों की नज़र में आपकी क्या अहमियत है, क्या वर्थ है, उसको हम रिप्यूट कहते हैं और उसको हम करेक्टर भी कहते हैं। तो हम आगे ये देखेंगे कि क्या सिविल केसेस में और क्या क्रिमिनल केसेस में करेक्टर को कंसिडर किया जाता है, क्या वो रेलेवेंट है। ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरा ख्याल सब्जेक्टिव में से भी एक पॉइंट ज़रूर पूछेगा वो। अच्छा जी, आर्टिकल 66 में बताया गया कि इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। अच्छा, अगर सिविल केसेस में आप जस्ट इल्ज़ाम लगा देते हो कि भाई तुम ऐसे हो, गालिबन तुम ऐसे हो सकते हो, तो इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी नहीं होता, ये रेलिवेंट नहीं होगा, इररेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इज सच as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appears from facts otherwise relevant। सिविल केसेस में अगर आप किसी बंदे के हवाले से इल्ज़ाम लगा देते हो कि गालिबन इसका करेक्टर कंडक्ट ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या होता है कि ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर केस के फैक्ट से खुद ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इसका करेक्टर ऐसा है, तब वो रेलिवेंट हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिकल 67 देखते हैं। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर किसी का गुड कैरेक्टर है तो ये रेलिवेंट कंसिडर किया जाएगा। 68 है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। आप सिर्फ ये बात कह दो कि इसका किरदार ठीक नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं होता क्रिमिनल केस में। रिप्लाई में आप साबित करो या जहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि इसको प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी है या कंट्रोवर्सी फैक्ट इन इशू से खुद साबित हो रहा है कि इसका किरदार ठीक नहीं है, तब रेलेवेंट होगा। आर्टिकल 68 प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट except in reply. In criminal proceeding, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. Explanation 1. This article does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact in issue. Explanation 2. A previous conviction is relevant as evidence of bad character. ठीक है, तो इसमें यह बताया कि वैसे तो बैड कैरेक्टर आप कह दो तो वो इररेलेवेंट है। हाँ, अगर फैक्ट इन इशू खुद ये चीज़ सामने आ रही है या प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी है, तब रेलेवेंट हो सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 69। इसकी पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही आउट टू रिसीव इज रेलिवेंट। सिविल केसेस में जब आप कोई डैमेजेस का दावा दायर करते हो तो आपका कंडक्ट भी देखा जाता है कि क्या आपको ये डैमेजेस इतने मिलने चाहिए। वो जैसे इक्विटी में नहीं कहते हम, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, मतलब आपका किरदार भी ठीक होना चाहिए, उसी लिहाज से आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। अच्छा, आगे जाने से पहले काइंडली आप मुझे इधर मैसेज कर दें कि आपको क्लियर है कि नहीं है। मैं फिर से आपको याद करा दूं कि आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है आर्टिकल 59 से ऑनवर्ड्स, मैंने उसका टेस्ट भी लेना है। ठीक है, जहाँ तक मैं कंक्लूड करूँगी आप सारे आर्टिकल्स तैयार करके रखेंगे, मैं आपको टेस्ट भेज दूँगी। उससे ये होगा कि डेली बेस पे ना इसमें आपका सब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली कवर अप होता जाएगा अगर आपके आर्टिकल्स आपके क्लियर है। तो जो पीछे छूट गया ना, मैं उसका कुछ ना कुछ कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ अब रेगुलर लो। और जो आपके क्लासमेट्स हैं ना, जिनके साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, उनको कह दिया करो कि खुदा के वास्ते क्लास लेना। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपसे कह सकते हैं कि व्हेन ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, या फिर ये आ सकते हैं कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। तो बेसिकली जो हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस है ना, वो आर्टिकल 71 की एक्सेप्शन है। उसके लिए आपको ओरल एविडेंस का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इससे आगे फिर आप ये पढ़ोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। अच्छा जी, एविडेंस में दोबारा से हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 2 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसमें ये बताया गया था कि एविडेंस इंक्लूड्स ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होती है? जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है विटनेसेस की मामले की तफ्तीश के हवाले से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है?
जो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए अदालत के सामने पेश किए जा सकते हैं। तो जनरल प्रिजम्पशन ये है कि तमाम फैक्ट्स को ओरल एविडेंस के ज़रिए प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स के हवाले से बात आती है, उसमें जो कवायद डिटेल्स होती हैं उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए ही साबित किया जा सकता है। अब जब ये कहा जा रहा है कि ओरल एविडेंस आप दे सकते हो, लेकिन तो ओरल एविडेंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपने फॉलो करना है, उसका जिक्र आर्टिकल 71 में किया गया है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 70 देखते हैं। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। आर्टिकल 71 पे आते हैं। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस व्हाटएवर बी डायरेक्ट, दैट इज टू से, जब हम ये कहते हैं कि ना ओरल एविडेंस को डायरेक्ट होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, ये अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहला है कि इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it। जब ये कहा जाता है कि ये फैक्ट देखा गया है, तो ये उसी गवाह की गवाही होनी चाहिए जिसने एक्चुअल में वो चीज़ देखी है। तो यहाँ पर इसे आप ऑक्यूलर विटनेस भी कह सकते हो। आगे है कि इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही हर्ड इट। जब ये कहा जाता है कि ये जो हकाइक है ये सुने गए हैं, तो वाकई में वो उसी गवाह की एविडेंस हो जिसने वाकई में वो सुनी है चीज़। आगे है इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner। जब ये कहा जाता है कि ये जो हकायक हैं ये महसूस किए गए हैं, तो ये उसे गवाह की गवाही होनी चाहिए जिसने वो चीज़ महसूस की अपने सेंसेस से। उसके बाद है इफ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds। जब हम ये कहते हैं कि ये वजूहात हैं, ये ग्राउंड्स हैं जिस पे वो ओपिनियन बेस्ड है, तो फिर क्या होता है कि उसी बंदे की गवाही हो जो कि कह रहा है कि उसकी ओपिनियन है उन ग्राउंड्स पे है। ठीक हो गया। उसके बाद हम प्रोवाइजो देखते हैं इसका। Provided that the opinions of experts expressed in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable। अच्छा, जहाँ पर एक्सपर्ट की कोई ओपिनियन किसी ट्रीटीज की पर बेस्ड है, तो फिर ये होता है कि जिस पर उसकी ओपिनियन बेस्ड है ना, कि अगर वो डेड हो, उसकी डेथ हो गई है या वो मिल नहीं रहा या वो गवाही देने के काबिल नहीं है, अननेसेसरी डिले होगा, तो फिर ये होता है कि वो जो उसकी ट्रीटीज होंगी ना उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। एक मिनट जरा ठहरें। प्रोवाइडेड एट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट नॉर्मली ऑफर्ड फॉर सेल। अच्छा, जब आप ये कहते हो कि ये ट्रीटीज़ हैं जिसकी बेस पे एक एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन फॉर्म की थी, तो जब वो अवेलेबल नहीं होता ना, तो उसकी ट्रीटीज़ को प्रोड्यूस करके उस चीज़ को साबित किया जाता है। ठीक हो गया। आगे है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटीरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटीरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन। जब आप किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से ओरल एविडेंस देते हो, तो अदालत अगर मुनासिब समझे तो उस मटीरियल चीज़ या वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रोडक्शन का हुक्म दे सकती है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ अ विटनेस इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड और हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और हिज attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court regards as unreasonable, a party shall have the right to produce shahada ala al shahada by which a witness can appoint two witnesses to depose का मतलब होता है गवाही देना, शहादत देना, to depose on his behalf except in the cases of हदूद। अच्छा, अगर कोई गवाह मर गया या मिल नहीं रहा या एविडेंस के काबिल नहीं है या ताख़ीर हो रही है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप क्या करो कि पार्टी दो गवाहान को उसकी जगह अपॉइंट कर सकती है जो उसके बिहार पे गवाही दे सकते हैं। लेकिन ये जो असूल है हदूद के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता और इसे हम कहते हैं शहादा अला अल शहादा, गवाही पर गवाही। हाँ जी,
यहाँ तक पता है कि आप सबको क्लियर है? अगर कोई क्लियर नहीं हुआ प्लीज अपना क्लियर करें, यहाँ पर मैसेज कर दें इनबॉक्स। सायरा आपको क्लियर है? जी सायरा, जी कोई क्लियर। सवाल? जी अच्छा क्लियर। सायरा, आपका कोई सवाल? ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्लीज, इसलिए ना मैं से पूछते जाओ। जी सायमा आपको क्लियर है? अवैस आपको क्लियर है? सायमा क्लियर है जी आपको? क्लियर। सायमा क्लियर है? जी मिस क्लियर है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। देखो अब बात चली है एविडेंस से, ठीक है, हमने ओरल एविडेंस भी देख लिया, ओरल एविडेंस तो अब देख लिया, तो अब हमने नेक्स्ट जो पार्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देखना है। हमने बात की थी कि जब डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को साबित करना होता है ना, तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए साबित किया जाता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की दो काइंड्स होती हैं, एक प्राइमरी एविडेंस होता है और एक सेकेंडरी एविडेंस होता है। प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, और जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो तो उसका मुतबादल, जैसे उसकी कॉपी अवेलेबल है तो उसको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 72 कहा है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। अब से प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। एक्सप्लेनेशन 1, where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document। जब एक डॉक्यूमेंट के कई हिस्से हैं जो एग्जीक्यूट हुए हैं तो उसका जो हर हिस्सा क्या कहलाएगा? वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, counterpart is primary evidence as against the parties executing it। जैसे पर्तनी होता है, काउंटर फाइल्स बने होते हैं, और हर हिस्सा जो सब पार्टीज ने, अगर एक एक हिस्सा अलग अलग पार्टी ने एग्जीक्यूट किया, तो जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया होता है वो जो एग्जीक्यूटेड काउंटर पार्ट होता है वो क्या होता है कि वो प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लेनेशन 2, where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, photography, each is primary evidence of the contents of the rest, but where there are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original। अच्छा, जब एक ही तरीक़ेकार से डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं, जैसे कि एक पहली दफ़ा प्रिंटिंग हुई है या तराशा गया है पत्थर पे, उसे लिथोग्राफी कहते हैं, या फोटोग्राफी हुई है, तो वो जो पहली दफ़ा एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से एक ही प्रोसीजर से चीज़ तैयार होती है ना, वो प्राइमरी एविडेंस होती है। लेकिन जब आप उसकी ओरिजिनल कॉमन से मज़ीद कॉपियाँ निकलवाते हो ना, तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? काइंडली क्लियर का मैसेज कर दें, नहीं क्लियर तो मुझे इधर ही रोक लें। साइमा आपको अगर एक क्लियर? डॉक्यूमेंट हम हाँ प्रोड्यूस बोलो। करवाते हैं दोबारा, किसी डिपार्टमेंट से एक डॉक्यूमेंट दोबारा प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे डिग्री है, हाँ हाँ, कोई HEC आप से दोबारा आप ये निकलवाते कह हैं या लो यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड से दोबारा कॉपी, निकलवाते हैं, तो सर्टिफाइड कॉपी कह लो वो इसको। नहीं, हाँ प्रोसेस उसका वैसे ही होगा, स्टैम्प भी वैसी लगी होगी, सारा कुछ वैसे ही होगा, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होगा। जी, सेकेंडरी एविडेंस होगा, बिल्कुल। ओके। ओरिजिनल पहली दफ़ा निकलवाओगे तो वो प्राइमरी होगा, लेकिन बाद में अगर आपने निकलवाया, जैसे कि आपने अपनी क्या कहते हैं उसे, डिग्री की अथेंटिकेशन आपने करवाई है ना पहली दफ़ा, तो वो प्राइमरी होगा, लेकिन जब उसकी आगे फर्दर कॉपीज़ निकलवाओगे तो वो फिर सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। जी साइमा, साइमा आपका तो नहीं कोई सवाल? अवैस? जी क्लियर। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। अच्छा ये जो जी, मुसद्दका की फोटोकॉपी होती है ये भी सेकेंडरी में आएगी, ये एडमिसिबल होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। मुसद्दका जो नकल होती है वो सेकेंडरी एविडेंस कंसिडर उसकी की जाती है और फोटोकॉपी, आगे उसकी लिखा। फोटोकॉपी, हाँ उसके भी, मुसद्दका की फोटोकॉपी। बिल्कुल वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आएगी, वो प्राइमरी किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता। मतलब जैसे कि एक नहीं रिकॉर्ड है, हाँ हाँ वो भी सेकेंडरी में आएगा। सर्टिफाइड कॉपी की भी सर्टिफाइड कॉपी बनवाई जा सकती है, ये अलाउ है। नहीं नहीं, उसकी सर्टिफाइड में उसकी सिंपल फोटोकॉपी कह रहा हूँ, उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं कह रहा। वो वो भी मुसद्दका, उसमें, मुसद्दका कॉपी बन हाँ रही जी है, हाँ जी, ओरिजिनल वो भी ओरिजिनल फाइल सेकेंड, मिल नहीं रही, बस जी सिंपल जी, फोटोकॉपी है, हाँ तो हाँ, वो क्या एडमिसिबल होती है? मैं ये पूछ रहा हूँ। वो देखो मैं आपका वो समझ गई हूँ। देखो बाजुकात ये होता है कि रिकॉर्ड गुम जाता है, ठीक है, तो फिर ये होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई कॉपी अवेलेबल है ना, फोटो कॉपी,
तो एप्लीकेशन ये दी जाती कि दोबारा से ना फाइल तो मिल नहीं रही, इसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए, मतलब रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो जब पहले तो वो सेकेंडरी होगी, लेकिन जब अदालत का रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा ना, अच्छा तो अदालत का रिकॉर्ड जो रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो तो उसकी प्राइमरी एविडेंस कहला सकते हैं, लेकिन जब उसकी मुसद्दका नकल तैयार होगी ना आपको जो लेनी है, वो सेकेंडरी एविडेंस आएगी। अब ऐसा क्लियर हुआ ठीक। आपको? जी जी जी। आपको आगे ये पता चलेगा कि कौन से सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, उसमें जुडिशियल रिकॉर्ड का भी जिक्र है। चलें आगे हम चलते हैं आर्टिकल 74 पे, सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज गिवन under the provisions hereinafter contained. Subclause 2, copies made from the original by mechanical process which is themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies. Copies made from or compared with the original counterparts of documents as against the parties who did not execute them. या फिर ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि मुसद्दका नकल आप अगर तैयार कर रहे हो, या अगर एक कॉपी बनी है उसकी फिर से एक कॉपी बनवा रहे हो मैकेनिकल प्रोसेस से, और फिर उसको कंपेयर कर लेते हो ओरिजिनल के साथ, या ऐसे काउंटर पार्ट्स डॉक्यूमेंट्स के जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुए हैं, उसकी भी जारी बात है सेकेंडरी एविडेंस दोगे, ओरिजिनल तो नहीं कहेंगे ना उसको हम। या फिर किसी ने होते हुए देखा है। अब कल आपने मेरे से सवाल पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो ओरल अकाउंट के, अगर किसी ने ट्रांजैक्शन होते हुए देखी है ना, तो ये आर्टिकल जो 74 है ना, इसके जो 5 क्लॉज है, इसकी बेस पे आप ऑक्यूलर विटनेस ऐड करवा सकते हो कि अगर किसी को पता है किसी ने ट्रांजैक्शन होते हुए देखी है, तो फिर उस सूरत में तो फिर सेकेंडरी एविडेंस ही रिलायबल होगी। अच्छा जी, उसके बाद 75 में प्रायोरिटी बताई गई है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ना, तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए उसको साबित किया जाए। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन। अच्छा जी, अब आर्टिकल 76 में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। Cases in which secondary evidence relating to documents may be given. Secondary evidence may be given of the existence, condition, or contents of a document in the following cases. A clause. When the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of or not subject to the process of the court, or of any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in article 77 such person does not produce it. अच्छा, अब ये चीज़ सामने आ रही है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो किसी और की पोजेशन में है, ठीक है, और वो बंदा अदालत की पहुंच में नहीं है कि उसको बुलवाया नहीं जा सकते, या अगर उसको कहा गया तो वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, मतलब कि वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में फिर आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। बी क्लॉज में बताया कि व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग by the person against whom it is proved or by his representative in trust, या डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स आपकी ओपोनेंट पार्टी मान रही है, तो जो एडमिशन दे देती है ना उन डॉक्यूमेंट्स की, तो फिर आप उसकी क्या कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। सी क्लॉज है व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, or when the party offering evidence of its contents cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in reasonable time, या जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो खो गया है आपसे, या अब बचा ही नहीं है वो, या और वो उसकी अपनी निगलेक्शन डिफेक्ट डिफॉल्ट की वजह से नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में जब ओरिजिनल अवेलेबल ना हो तो आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। उसके बाद है डी क्लॉज। When due to the volume or bulk of the original, copies thereof have been made by means of microfilming or other modern devices. जैसे कि बहुत बड़ा हुजम है उसका, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो जैसे माइक्रोफिल्मिंग हम करते हैं ना कि जैसे कि बहुत बड़ी फाइल है तो उसको आप कंप्रेस कर लेते हो, उस सूरत में भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। When the original is of a such a nature as not to be easily movable, मतलब इमूवेबल है प्रॉपर्टी, जारी बात है ओरिजिनल तो नहीं आप लेके आ सकते ना, इजीली कोई मूवेबल नहीं है तो उसकी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। अच्छा, एफ क्लॉज है व्हेन द ओरिजिनल इज पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 85। पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे कि
नादरा का रिकॉर्ड है, निकाहनामा कंप्यूटराइज्ड है, तो उसकी भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। When the original is a document of which a certified copy is permitted by this order or by any other law in force in Pakistan to be given in evidence, या ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी बन सकती है, जैसे कि जुडिशियल रिकॉर्ड है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी बन सकती है, तो आप उसके सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। H clause है when the original consists of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is the general result of the whole collection। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ठीक है ना, टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो उसकी भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। I clause है when an original document forming part of a judicial record is not available and only a certified copy thereof is available. Certified copy of that certified copy shall also be admissible as secondary evidence। देखा, तो वो certified copy दी जा सकती है। When an original document forming part of judicial record is not available and only a certified copy thereof is available। अच्छा, अवेलेबल नहीं है तो उसकी भी सेकेंडरी दी जा सकती है। ठीक है, ये आपका बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो केसेस आगे बताए गए हैं। जी, यहाँ तक बताएं, आपको क्लियर है? बाकियों को क्लियर है? मिस कुछ क्लियर है, कुछ मैं दोबारा से सुन लूंगी कल, तो फिर मैं आप हाँ, मुझे बता देना। अच्छा, ऐसा है कि इसको यहाँ तक ही रखते हैं, आर्टिकल 59 से लेके ये आर्टिकल 76 तक मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। काइंडली दोबारा से रिकॉर्डिंग सुने। मैंने बिफोर क्लास आपको टेस्ट भेज देना है, ठीक है, आपने इसको हल करना है। इस तरह से ये होगा कि ये जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो इसमें आपके सब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयार हो जाएगा। तो जो मैंने आपको हैंडआउट्स भेजे हैं, अगर किसी को नहीं मिले वो मुझे बता दें, मैं इसको दोबारा से फाइल भेज दूँगी, ठीक है, सब्जेक्टिव जो मैंने बनाई है। और इसमें आप ये आर्टिकल्स भी पढ़ लें तो दोनों तरीक़ों से ये तैयार हो जाएगा। जी ज़िशान, क्लियर है आपको? अब कल का तो टेस्ट हो गया ना, ऑनलाइन ही मिलेगा, बेफिक्र हो आप, लिंक शेयर कर दूंगी मैं आपको। हाँ जी, अब एज प्लीज टेस्ट देना। मिस कल कौन सा टेस्ट है? साइमा, कल आर्टिकल 59 से लेके आर्टिकल 86 तक टेस्ट है। सॉरी, आर्टिकल 59 से लेके आर्टिकल 76 तक टेस्ट है, जितना आज ये लेक्चर पढ़ा है। तो प्लीज़ आप कल काइंडली ये टेस्ट दें। उधर व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर कर देती हूँ कि इन आर्टिकल्स का टेस्ट है। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने और अगर नहीं समझ आती तो दोबारा आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है।